ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 11th की इस सीरीज में पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। चैप्टर 7 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 7 है, लेकिन अगर आप रिसेंटली वाली बुक देखेंगे तो 7 है, बट अगर लास्ट ईयर के देखेंगे तो 11th है। एनसीईआरटी ने 4 चैप्टर डिलीट करे, तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं चीजें, तो हम उसी के आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ना, वैसे तो एनसीईआरटी ने ये बताया हुआ है कि एनसीईआरटी ने कि 4 क्या कहते हैं जो हमारे कंट्री है, जैसे कि जापान, चाइना, ताइवान और कोरिया, इनके बारे में हमने ज्यादा फोकस करने की कोशिश करी हुई है चैप्टर के अंदर। और साथ में ये भी बताया हुआ है कि इसकी थीम स्टोरी समझेंगे कि किस तरीके से उनका हिस्ट्रिकल कंडीशन था, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, और साथ में प्रेजेंट टाइम में उनकी सिचुएशन क्या है। समझ में आ गया? नॉर्मल सी बात, जापान, चाइना, उसके बाद आपका जापान चाइना के साथ ताइवान है, और उसके बाद आपका कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, पहले तो कोरिया ही था। तो हमें यही जानना है कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये 4 कंट्री, इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को डेवलप करा, किस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती रही। ओके, तो एक एक करके समझेंगे, एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे पूरे के पूरे एनसीईआरटी के अंदर किन चीजों को कवर करने की कोशिश करी जा रही है। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी जो कवर करती है वो ये कहती है कि अगर आप चाहे जापान के बारे में पढ़ो, चाहे इटली के बारे में, चाहे कोरिया के, चाहे ताइवान, चाहे नॉर्थ कोरिया, चाहे साउथ कोरिया, चाहे चाइना के बारे में, तो आपको 4 चीज तो जरूर मिलेगी। 4 चीज क्या मिलेगी? क्योंकि हिस्ट्रिकल जान रहे हो तो आपको डायनेस्टी हिस्ट्री मिलेगी। मतलब जापान का एक एग्जांपल हो तो जापान में 10वीं शताब्दी में क्या था, 11वीं शताब्दी में क्या था, राजा का शासन कब आया, लोकतंत्र कब आया, डेमोक्रेसी कब आई, मॉडर्न टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या थी। तो डायनेस्टिक सिचुएशन जरूर मिलेगी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में हम कह सकते हैं कि जब देश लोकतंत्र हो चुका होगा तो उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड में उन्होंने क्या क्या लिखा होगा उस देश के बारे में, वो होगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकुलरली राइटिंग, सेकुलर मतलब उस समय के थिंकर्स देश की आज़ादी के बारे में या आगे क्या साथ जानते होंगे कि किस तरीके से इसको डेवलप करना है। रिलीजियस टेक्स्ट, जैसे कि धर्म कैसा था और वहाँ के विद्वान जो थे उन्होंने किस तरीके के धर्म को अपनाने की कोशिश करी थी। चाइना के अंदर बुद्धिज्म है, लेकिन एक और धर्म इन्वॉल्व हुआ था। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी तो है, लेकिन अशोका ने एक सिद्धांत दिया, धम्म का सिद्धांत। तो ऐसे ही सिद्धांतों के बिहाफ पे और भी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इतिहास के अंदर जब भी हम कुछ भी जानते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इवॉल्व अपने आप ही हो जाता है कि किस तरीके से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें कौन कौन की चीजों को फोकस करना चाहिए, वो ये सोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो यही सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो एक एक करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम शुरू कर रहे हैं जापान से दोस्तों। तो जापान का सबसे पहले ज्योग्राफिकल प्लेस देखें। एक टापुई देश है, देख सकते हो ज्योग्राफी, एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। ज्यादातर इसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे होन्शु है, क्यूनशु है, शिकाकू है और होइकाडो है। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जापानीज नेम है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नदियां कम है, मेजर रिवर सिस्टम कम है, क्योंकि पानी का कोई ग्लेशियर का कोई सिस्टम तो है नहीं। यहाँ पे जो पहाड़ है उसमें जो पानी भर जाता है उसी से ही रिवर में पानी आता है। तो इसीलिए कुछ सिलेक्टेड नदियां हैं जो मेजर रिवर सिस्टम बनाती है, तो इसलिए ज्यादा नदियां हमें देखने को नहीं मिलती है। 50% पॉपुलेशन माउंटेनियस एक्टिव अर्थक्वेक जोन पे आता है। माउंटेनियस एक्टिव अर्थक्वेक जोन क्या होता है दोस्तों? अगर आप नोटिस करते हो
तो जापान में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हो जो रेड प्लेस दिख रहा है, ये वो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आने की प्लेस पे हमें जापान दिखाई दे रहा है। यानी कि पूरे जापान में सबसे ज्यादा भूकंप हमें देखने को मिलते हैं, पूरे के पूरे जापान में सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के ऊपर है। जो बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जिस बच्चे ने, उस बच्चे को काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक ज्योग्राफी का अलग पार्ट होता है। लेकिन क्योंकि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले जापान में हिस्ट्री क्या थी, मॉडर्न सिचुएशन क्या थी, पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो पार्ट में बन रही वीडियो, ठीक है, तो ये याद रखेगा। तो जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन देखने को मिलते हैं, हमें सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके जापानीज लोग। कौन मिलते हैं? जापानीज के बाद चाइना, कोरिया, फिलिपिनो, ब्राजीलियन एंड अदर कंट्री के लोग यहाँ जापान में देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर जापानीज है। और दूसरी बात यही कि जापान के अंदर दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके इतने इतने परसेंटेज के लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नोटिस करें तो हांगकांग और चाइना के लोग ही हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगे। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से एक रेशो निकाले तो मैंने लास्ट ईयर का एक मैप निकाला था, कितने परसेंटेज जनसंख्या कहाँ से कितनी आती है, वो इसके बारे में इसमें डिस्कशन दे रखा है। हालांकि आपको याद करने की जरूरत है नहीं। जापानीज लैंग्वेज सबसे ज्यादा वहाँ पे बोली जाती है, माइनॉरिटीज में और लोग भी हैं, फॉरेन लैंग्वेज बहुत सारी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें जाननी है वो हमें जाननी है कि यहाँ का जो खान पान है उसके अंदर सुशी करके एक चीज है जो ऑफ कोर्स राइस और फिश से बनती है, वो एक इंपॉर्टेंट डिश इन्हें देखने को मिलती है। और यहाँ पे समय के साथ साथ धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला गया। तो ये था हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट जिसमें जापान के बारे में आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। थोड़ा बहुत अगर आपको और जानना है तो आप जापान के इतिहास के बारे में अब जान सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। जापान के इतिहास के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो जापान में काफी लंबे समय तक एक फैमिली रहती थी, एंड दिस फैमिली कॉल्ड नेम इज शोगुन्स फैमिली। वो उस टाइम पे एदो के अंदर रहती थी, जैसे आज के डेट में टोक्यो बोला जाता है। देखो 1192 से लेकर 1199 के बीच में पहला यहाँ पे शोगुन्स जो था, राजा था वहां पे, यानी कि राजा का शासन पूरे के पूरे उस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता था। यानी कि राजा वहां पे लंबे समय तक राज कर रहा था, और उसके बाद समय के साथ चीजें चेंज होना चालू हो गई थी। अब उसके बाद यहाँ पे नए नए राजा इंट्रोड्यूस होने लग गए थे, तो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना हम नहीं पढ़ सकते, ना ही हम याद कर सकते हैं कि उसके बाद कौन राजा आया, फिर कौन राजा आया, फिर कौन राजा आया। लेकिन बस हमें इतना पता है कि 12वीं शताब्दी के अंदर अगर राजनीतिक उस समय स्थिति को देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें, तो पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपके राजतंत्र के अंदर जापान में उस समय शोगुन्स परिवार जो है काफी लंबे समय तक राज कर रहा था, और उन्हीं का ही बोलबाला था। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की जिसे बोलते हैं वो लंबे समय तक चल रही थी। उसके बाद एक नई फैमिली 1603 के बाद 1867 तक तोकुगावा फैमिली नया सदस्य बनता है, और वो पूरे के पूरे जापान में राज करता है। तो 1 से लेके लास्ट 15 तक जितने भी राजा तोकुगावा फैमिली से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे मैंने लिस्टेड में डाल दिए। अगेन इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना से याद करना है कि जापान की हिस्ट्री के अंदर जापान में सबसे पहले 12वीं शताब्दी में शोगुन्स रहते थे, यानी कि 1300 समथिंग से लेके 1301 से लेके लास्ट 1603 तक, यानी कि 300 सालों तक शोगुन्स ने राज करा था। शोगुन्स के बाद तोकुगावा परिवार आया, और तोकुगावा फैमिली के अंदर उन लोगों ने लगभग 200 सालों से 250 सालों तक राज किया, और उसमें अलग अलग राजा जो है पूरे के पूरे जापान में देखे गए। तो यानी कि जब राजा का सिस्टम था, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम, जहाँ पे राजा जो कहेगा वही बात होगी, और जनता को वही डायलॉग जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम अगर दिन को कहो दिन और रात को कहो रात, तो रात कहेंगे। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि भैया यहाँ पे राजा ही सब कुछ है, राजा ही हेड ऑफ द अथॉरिटी है। समय बदलता है, समय बदलने के बाद अगर हम देखें, जिस समय राजा का सिस्टम था, चाहे वो शोगुन्स फैमिली हो चाहे वो तोकुगावा फैमिली हो, उस राजा के सिस्टम के टाइम पीरियड में हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा देश, यानी कि पूरा का पूरा जापान 250 डोमेन्स लिखा हुआ है। यानी कि डोमेन्स का मतलब दैम्यू मीन्स लॉर्ड्स के बीच में डिवाइड था। अब लॉर्ड्स का मतलब ये होगा कि हर एक जमीन पे अलग अलग जमीन का मालिक होता था, एक तरीके से जमींदार होता था। अब इन सभी 250 लॉर्ड्स के ऊपर एक राजा बनता था, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जापान है, तो किस इलाके से कैसा एग्रीकल्चर है, किस इलाके से कितना टैक्स लेना है, किस इलाके को कैसे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंट्रोल करना है, ये सारी बातें हमें पता होनी जरूरी है। दैट इज वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉर्ड्स इस तरीके से काम करते थे। तो हमारे इंडिया के अंदर ना, अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ हमारे इंडिया के अंदर क्या था और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। वेट देखो, जैसे कि आपने पिछले
सिक्स चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि थर्ड ऑर्डर पढ़ा था आपने आपने पढ़ा था कि सबसे ऊपर क्लर्जी होते हैं जिसे हम पादरी बोलते हैं, देन नोबैलिटी होते हैं, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा था फिर नॉर्मल पर्सन हमें देखने को मिलते थे। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता था, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे जिसे हम ब्राह्मण्स कहते हैं। उसके बाद क्षत्रिय होते थे, है ना, क्षत्रिय होते थे। देन वैश्य होते थे, जो भी है वैश्य होते थे। एंड देन उसके बाद नॉर्मल जिसे हम शूद्र कहते हैं, शूद्र ये होते थे। ये हमारी मतलब क्लासिफिकेशन थी वर्ण सिस्टम के हिसाब से। लेकिन जापान के अंदर थोड़ा सा अलग क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिला था। जापान में क्या सिस्टम था, जापान में सबसे ऊपर राजा होता था, देन दैम्यूज होते थे, दैम्यूज के बाद उसके नीचे समुराय होते थे जिसे नाइट्स वर्क बोलते हैं। देन उसके बाद ये सारे के सारे थर्ड कैटेगरी के लोग होते थे जिसमें सबसे पहले किसान और आर्टिशन होते थे, लास्ट में मर्चेंट हमें देखने को मिलते थे। तो ये पेपर के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जापान उस समय पे कुछ इस सिचुएशन में था। अब उस टाइम पीरियड पे क्या होता था कि राजधानियों के अंदर ज्यादातर हमें विद्रोह देखने को मिलते थे। मतलब जमींदार के ऊपर अटैक भी हो सकता है, जमींदार भाई कभी कभार किसी के मतलब आंखों का तारा बन जाएगा या किसी की आंखों में गड़ जाएगा कि मेरे से ज्यादा टैक्स क्यों ले रहा है ना। तो नॉर्मल जनता ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, विद्रोह तो करेगी। तो हर किसी दैम्यों को यानी कि एक जमींदार को बोला जाता था, एक दैम्यो मीन्स लॉर्ड्स बोल लीजिए, भगवान एक तरीके से। उनको कहा जाता है कि अपनी राजधानी के अंदर है ना, राजधानी बड़ी सुरक्षित होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक जमींदार को मदद करने के लिए एक समुराई होता था, और समुराई एक तरीके का फ्रीडम फाइटर होता है, मतलब जो लड़ाई वड़ाई करने बड़ा होशियार है, बहुत तेज है। वो बंदा उस टाइम पीरियड पे रक्षा करता था जमींदार की। क्यों, देखो नॉर्मल से इन लोगों से टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करने के लिए समुराई अपॉइंट करे जाते थे। समुराई टैक्स इकट्ठा करके दैमियों को देता था, और दैमियों वो पहुंचाता था राजा के पास तक। यानी कि दैमियों भी खुद टैक्स इकट्ठा नहीं करता था, समुराई इकट्ठा करते थे। और समुराई लड़ाई झगड़े में काफी अच्छे थे, तो इनसे फालतू कोई नहीं बोल सकता था। और इन लोगों से टैक्स इकट्ठा करके वो ऊपर की हेड ऑफ द अथॉरिटी के पास पैसे भेज देता था। एक समय ऐसा आया था, जैसे कि हमने थर्ड ऑर्डर में पढ़ा था, कि ऐसे बाहुबली टाइप बंदे यानी कटप्पा टाइप बंदे होते थे जो ऑफकोर्स मदद किया करते थे, जो हमने थर्ड ऑर्डर में पढ़ा था। तो ये चीज की शुरुआत कब हुई, जब तोकुगावा फैमिली आई। तोकुगावा फैमिली के बाद हमने देखा कि उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे के पूरे जापान में 3 सिस्टम हुआ। नंबर 1, सबसे पहले कहा किसानों के पास या नॉर्मल जनता के पास तलवार ये सब चीजें नहीं होंगी, वो डिसआर्म्ड कर दी जाएंगे ताकि सिर्फ समुराई के पास ही तलवार रहे। दूसरा, हर एक दैम्यो के अंदर, हर एक मतलब स्टेट के अंदर एक दैम्यो अपॉइंट करा जाएगा, जिसे हम लॉर्ड्स कहते हैं। वो टैक्स इकट्ठा करेगा और वो राजा को टैक्स पहुंचा देगा। उसके बाद हर साल, हर 3 साल, 2 साल, 4 साल के अंदर जमीन को आंका जाएगा, देखा जाएगा कितनी जमीन है, उस जमीन के अंदर कितना टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है वो देखा जाएगा। ये सारी चीजें जो है होंगी, है ना। तो ये हमें जानने की जरूरत है। ये 16th सेंचुरी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, जब शोगुन्स परिवार को खत्म करने के बाद तोकुगावा फैमिली यहाँ पे आ गई थी। अब अगर हम लास्ट 1867 तक देखें, लास्ट 1867 तक देखें, तो जापान काफी हद तक बहुत ज्यादा प्रोस्पेरियस, पावरफुल हो चुका था। एग्जाम्पल के लिए वहां पे लार्जेस्ट सिटी एदो यानी कि टोक्यो, ओसाका, क्योटो, है ना, ये सारे के सारे कमर्शियल इकोनॉमिक सेंटर बन चुके थे, और यहाँ पे बहुत सारे कल्चर डेवलप हो रहे थे। कारण समझ लीजिए, देखो कारण, देखो पहले तो पूरी तरह से ये पूरे कोस्टल लाइन पे बसा हुआ है। तो कोस्टल लाइन पे बसा हुआ है तो बिजनेस बहुत तगड़ी तरीके से होगा। दूसरी कंट्री के लोग कोस्टल लाइन पे आके ही बिजनेस करते हैं, और इसीलिए ये जो शहर थे ना जापान के अंदर बहुत तेजी से डेवलप हुए। अब एक शॉकिंग न्यूज क्या है वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जापान के अंदर यूज ऑफ इंक्रीज मनी बन गया, स्टॉक मार्केट बन गया, इकोनॉमिक में नया उतार चढ़ाव आना चालू हो गया, तो जापान तो देखो डेवलप होगा ही होगा। एक दौर था जब जापान के अंदर, जब मैं अभी तोकुगावा फैमिली की ही टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो 1867 तक रहे थे। तो 1867 तक उस समय पे सिल्क जो था वो चाइना से लेते थे, और कपड़ा टेक्सटाइल जो था वो इंडिया से लेते थे। इवन ये सारा पैसा भरने के लिए उन लोगों ने इसको गोल्ड में और सिल्वर में मतलब उस टाइम पीरियड पे बिजनेस किया था, और जिसकी वजह से जापान के अंदर भी ये सिल्वर और गोल्ड कम हो गया था। समझ रहे हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से जापान जो है कितना ज्यादा क्या कहते हैं मतलब उस समय पावरफुल था या पैसे वाला कंट्री था उस टाइम पीरियड में ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फाइनली जापान ने क्या किया, देखो टेक्सटाइल महंगा पड़ रहा है, बाहर की कंट्री से कपड़ा खरीद रहे हैं, महंगा पड़ रहा है, महंगा पड़ेगा। उसके बाद चाइना से कपड़ा, चाइना से हमें कॉटन खरीदना पड़ रहा है, सिल्क खरीदना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है। तो जापान ने क्या करा, जापान ने खुद का निशिजन बनाया क्योटो के अंदर। तो निशिजन के बारे में बहुत सारी चीजें अच्छी लिखी हुई है, लेकिन मैं डायरेक्टली बस बताना चाहता हूँ कि जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का एक प्रमुख स्रोत बना।
एक ऐसा समय आया जबकि जापान की अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तु के मुकाबले में काफी अच्छी काम करने लग गई थी, सिर्फ निशिजिन की वजह से। निशिजिन भी एक तरीके का क्या कहते हैं धागा ही है जो जापान ने इन्वॉल्व किया, और जापान ने इतना ज़्यादा बनाया कि बाहरी कंट्री के अंदर भी बेचा जा सके। कब की बात बता रहा हूँ, ये मैं जब की बात बता रहा हूँ जब 16 और 17 सेंचुरी है, यानी कि अभी भी तोकुगावा फैमिली जो है यहाँ पे राज कर रही है, यानी कि राजा का सिस्टम अभी भी चल रहा है, इतना ज़रूर याद रखना। अच्छा, धीरे धीरे अगर मैं तोकुगावा फैमिली के टाइम पीरियड की बात करूँ तो काफ़ी हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। चीनी प्रभाव, यानी कि जिस तरीके से चीन क्षेत्रफल में ज़्यादा था, वो जापान के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। जैसे कि मैं बात करूं कि जापान में जापान के अंदर लिटरेचर प्रमोट नहीं हो रहा था। जापान का खुद का भाषा, जापान की खुद की स्टोरी, जापान की खुद की टेक्स्ट बुक, जापान की खुद की लैंग्वेज, है ना, कल्चर, ये चाइनीज का इन्फ्लुएंस जापान के ऊपर ज़्यादा था जब तोकुगावा फैमिली रहती थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली, पीपल ने उस समय पे रीडिंग एंजॉय करना चालू करा, और जापान बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं गॉड गिफ्टेड था कि उस टाइम पीरियड पे लोग राइटिंग कल्चर को जापान के अंदर इवॉल्व कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। इवन इसका जीता जागता एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जब जापान के अंदर सोगुन्स फैमिली थी तो उससे पहले योशिदा फैमिली भी होती थी, योशिदा वंश। योशिदा वंश का एक राजा था जिसका नाम जेची करके था, इसलिए गेंजी लिखिए, ये गेंजी ही होगा भाई, गेंजी जो था ना, उसकी कथा लिखी गई थी, युद्ध कौशल के बारे में, राजनीतिक, उसके रोमांटिक जीवन के बारे में उल्लेख किया गया था। किसके द्वारा? गेंजी के द्वारा। गेंजी की कथा है, गेंजी ये एनसीईआरटी के अंदर आएगा कि किसने लिखी है ये, तो ये मीरा सिकाई की सीकुबी, नाम भी खतरनाक है। मैं थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब तोकुगावा फैमिली थी तो उस टाइम पीरियड पे जापानीज इन्फ्लुएंस जापान पे ज्यादा था, भाषा को लेके, कल्चर को लेके, ड्रेसिंग सेंस को लेके, खान पान को लेके। जापान ने धीरे धीरे अपने खुद की राइटिंग कल्चर को इन्वॉल्व करा, और उन्होंने तोकुगावा फैमिली के ही टाइम पीरियड पे लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, और अपनी ही खुद की लिपि को इन्वॉल्व करा, अपनी ही लिपि को बनाया, और उन्होंने उस टाइम पीरियड पे किताबें लिखी। लोगों को किताबें पढ़ना पसंद था उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि लोगों के पास फोन नहीं था, इंस्टाग्राम आईडी नहीं थी, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब चैनल नहीं था, तो उस टाइम पे लोगों ने इन सब चीज़ों को लिखना चालू कर दिया। और जब ये सारी चीज़ें लिखते थे तो उस टाइम पीरियड पे एक लेडी है जिनका नाम आप देख सकते हो, ये एक मीरा मुरासाकी सीकुबू, ये एक लेडी है जिन्होंने गेंजी की स्टोरी लिखी थी। वो गेंजी कौन है? गेंजी योशिदा वंश का एक राजा था, उसके लाइफ के बारे में तो लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पीरियड पे। तो आप कह सकते हैं कि जापान में मतलब धीरे धीरे करके ये इवॉल्व हो रहा था पढ़ाई लिखाई का सिस्टम, एक अच्छी बात है। लेकिन जापान के अंदर सिचुएशन जब नई तरीके से शुरू होती है, जब जापान के अंदर राजा का सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होता है और नए लोग आते हैं पावर में, जैसे हम मेजी फैमिली कहते हैं। तो मेजी फैमिली मतलब पहले सोगुन्स, उसके बाद तोकुगावा, तोकुगावा के बाद आते हैं मेजी लोग, और मेजी लोग जापान को नए तरीके से डेवलप करते हैं। और जापान में इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे मोनार्की सिस्टम तो रखा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी। और आप देख सकते हो 1912 तक मेजी के परिवार के लोग पूरे के पूरे जापान में राज करते हैं। अब मेजी जो है जापान को नए तरीके से डेवलप करने की शुरुआत करेंगे, ये आपने फोकस जरूर करना है। तो पहला मेजी एरा आप देख सकते हो, मेजी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सिनो चाइना से वॉर लड़ा, बहुत सारे अलायंस बिल्डअप करे, रशिया से भी वॉर लड़ा। इस समय राजा तो थे लेकिन उस टाइम पीरियड पे ये संविधान को मानते थे, ये जरूर आपने याद रखना है। 3 जनवरी 1868 के टाइम पीरियड पे ये पूरी तरीके से पावर में आ गए थे और इन लोगों ने तोकुगावा फैमिली को हरा दिया था, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी और फाइनली जापान को इन्होंने काफी लंबे समय तक कंट्रोल रखा, 1912 तक। तो 1912 तक अब इनके अंडर में जापान किस तरीके से बना, किस तरीके से डेवलप हुआ, वो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जापान के अंदर सबसे पहले सोगुन्स आए, सोगुन्स के बाद तोकुगावा फैमिली आई, एंड तोकुगावा फैमिली के बाद मेजी लोग जो थे वो आए। अब मेजी ने जापान को नई तरीके से डेवलप करना है और जापान नई तरीके से डेवलप होने की अब कोशिश करेगा। अब ऐसे सिचुएशन में जापान अगर नई तरीके से डेवलपमेंट होने की कोशिश करे तो जापान अब नए बदलाव क्या करेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जापान में अगर आप देखो तो 1953 के अंदर, क्योंकि ये आए 1868 के अंदर थे ये लोग, है ना,
1868 के अंदर ये लोग पावर में आए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि 1953 के अंदर जापान से रिलेशन बनाने के लिए मैथ्यू पेरी करके एक बंदा था, उसको कहाँ भेजा गया, जापान के अंदर, ताकि उनके डिप्लोमेट रिलेशन यानी कि राजनीतिक संबंध जापान से अच्छे बन सके। कारण सिंपल सा क्या था वो मैं आगे बता देता हूँ। द अराइवल ऑफ द पेरी ब्रॉट द सिग्निफिकेंट चेंज इन द जापान पॉलिटिक्स, क्योंकि मेजी लोग भी नए पावर में आए थे और दूर से आया मेहमान इनके पास बिजनेस करने के लिए आ रहा है, तो उनके लिए एक एक्साइटमेंट और उनके लिए एक महत्व जैसी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन दोस्तों आपको पता है, इनको कहीं ना कहीं मेजी के लोगों को उस टाइम पीरियड पे ये जरूर पता था कि 1869 के अंदर जब इन्होंने शोगुन्स को फोर्सफुली रिमूव करके पूरे के पूरे एडो को कंट्रोल कर लिया, अपनी नई कैपिटल टोक्यो बनाई, और उसके बाद अब इन लोगों ने भी तो अपने लेवल पे काम करने की कोशिश करनी है ना। तो इसीलिए इन लोगों को वो चीज़ बहुत खल रही थी। क्या चीज़ खल रही थी दोस्तों? उस टाइम पीरियड पे जब अमेरिका ने या मैथ्यू पेरी ने जापान से रिलेशन करने की बात करी और कहा कि देखो भैया हम आपसे रिलेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमें करना क्या है। जापान एक ऐसे रूट पे बैठा हुआ है जहाँ से चाइना से कनेक्ट है। जैसे जापान है, ये चाइना है ना, ये चाइना है। अब क्योंकि वो कनेक्ट है तो इसीलिए यूएस देखता है कि वहाँ पे जापान भी एक मेजर मार्केट है और हमें बस क्या चाहिए, हमें व्हीलिंग शिप चाहिए। दैट मीन्स शिप को जो तेल भरने के लिए क्या कहते हैं, एक नया जगह होता है जहाँ पे तेल खत्म हो जाता है, तो हमें एक नई जगह मिल जाए वहाँ से हम तेल भर के दोबारा वापस आ सके। तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है? तो ऐसे में पैसिफिक में कोई दूसरी कंट्री नहीं थी जहाँ पे रिफ्यूल किया जा सके। इसीलिए एट दैट टाइम आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न कंट्री को ट्रेड करने की जरूरत जापान से पड़ गई, क्योंकि जापान पहले सिर्फ होलैंड से ट्रेड करता था या दूसरी और कंट्री से थी, दूर की कंट्री से ट्रेड नहीं करता था। लेकिन जापान ने एक चीज़ समझी, जापान ने कहा कि यार ये वही सिचुएशन ना कर दें जिस तरीके से अमेरिका ने कभी पहले खुद वहाँ के इंडिजिनस पीपल के साथ करा। ब्रिटेन ने किस तरीके से अमेरिका के इंडिया के साथ करा। पहले वो खुद ही कहते थे कि भैया हम एक छोटी सी जगह दे दो, फिर वहीं पे डेरा जमा लेते थे और उसको गुलाम बना देते। तो जापान इन चीज़ों से डर रहा था, जापान को एक एक्साइटमेंट भी थी। तो इसीलिए बहुत सारे स्कॉलर्स कहना चाहते थे कि भैया देखो, अगर यूरोपियंस लोग हमारे भारत मतलब जापान में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल मत डरिए कि वो हमें गुलाम बना लेंगे, क्योंकि हम इतने तो समझदार हो गए हैं, ये बातें तो हमें पता है कि किस तरीके से इंडिया को उन्होंने गुलाम बनाया था। अब वो हमें गुलाम नहीं बना सकते। बस वही कहना चाहते हैं कि भैया हमें रिफ्यूल करने के लिए आपकी कंट्री के अंदर जगह चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है और चाइना से अगर वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो उसका फ़ायदा हमें भी होना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इन लोगों ने, मेजी गवर्नमेंट ने उस टाइम पीरियड पे एक स्लोगन चलाया। स्लोगन क्या चलाया? उन्होंने एक स्लोगन चलाया, रिच कंट्री रिच स्ट्रॉन्ग आर्मी। जैसे जापानीज लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, फुको कायोई, जो भी है। ये एनसीईआरटी के अंदर एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा, जरूर याद रखना। इन लोगों ने एम्परर सिस्टम बनाने की कोशिश करी। एम्परर सिस्टम का मतलब था कि गवर्नमेंट होगी, संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी, बट सिलेक्टेड लोग इस संविधान को चलाएंगे और वो देश को सही तरीके से डेवलपमेंट कोशिश करेंगे कि देश सही तरीके से डेवलपमेंट हो। तो अगेन एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन क्या आएगा कि ये स्लोगन किस राजा के द्वारा या किस राजा के दौरान दिया गया था। तो मेजी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे स्लोगन दिया गया था। अब ये चेंजेस करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग वेस्टर्न कंट्री से जुड़ चुके हैं, वेस्टर्न कंट्री के कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि उस समय पे जो राजा थे या राजा के वंशज थे वो मॉडर्नाइज होते जा रहे थे, वेस्टर्नाइज होते जा रहे थे। उनके बर्थडे डेट को, जो मेजी फैमिली है उनके बर्थडे डेट को हॉलीडे कर दिया जाने लग गया। उनकी यूनिफॉर्म सिस्टम वेस्टर्न स्टाइल की होने लग गई। तो धीरे धीरे इन लोगों ने डेवलपमेंट करने की कोशिश करी। पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इन लोगों ने हर चीज़ में डेवलपमेंट करी, जैसे कि एजुकेशन में करी। उन्होंने कहा सभी के लिए, बॉयज़ गर्ल के लिए एजुकेशन कंपलसरी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 1870 में जिस समय इनकी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने कर दिया। दूसरा, अभी जो क्या कहते हैं जापानीज में हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल जो भी पढ़ाया जाएगा वो चाइनीज कल्चर से या वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसे हम अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कि इन्होंने कहा कि हम दूसरों की कॉपी नहीं करेंगे। इवन इन लोगों ने एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया,
जिसमें इन्होंने बताया कि ये मिनिस्ट्री डिपेंड करेगी एजुकेशन किस तरीके से कंट्रोल करना है, करिकुलम टेक्स्ट बुक का कैसा होना चाहिए, टीचर को ट्रेनिंग कैसे मिलनी चाहिए। इस बुक के अंदर हम बच्चों को सिखाएंगे पेरेंट्स और बच्चों को किस तरीके से लॉयल रहना है नेशन के लिए, एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना है। ये बातें इन लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक के अंदर डाली। इवन राइटिंग कल्चर में इन लोगों ने मतलब काफी डेवलपमेंट करा। राइटिंग कल्चर में इन लोगों ने कहा कि हम चाइना की लिपि का इस्तेमाल ना करते हुए अपने खुद की लिपि का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन्होंने हीरागाना और काताखाना कहा, और इस जैसे हमारे इंग्लिश में स्वर और वॉवल्स होते हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसी इनकी जापानीज लैंग्वेज के अंदर हीरागाना और काताखाना जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इवन इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे इसको डेवलप करा, तो इसका मतलब तो हम समझ सकते हैं ना कि इनका इन्फ्लुएंस दूसरे उस पर नहीं है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब था पहले जो भी डेम्यूज होते थे वो अपने सिर्फ कैपिटल को ही फोर्टिफाइज करते थे, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं, मेजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बाय ऑल्टरिंग ओल्ड विलेज एंड डोमिनेंस बाउंड्री। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पुराने गांव की सीमाओं को और जिन इलाकों को डेवलप किया हुआ है उनकी सीमाओं को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगे ये लोग। और साथ साथ में इन लोगों ने ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज हैव अ सफिशिएंट रेवेन्यू टू मेंटेन द लोकल स्कूल एंड हेल्थ फैसिलिटी। हर किसी स्टेट यानी कि दैम्योस के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज और एजुकेशन को मेंटेन कर सके, क्योंकि एजुकेशन इन्होंने खुद कहा था बॉयज और गर्ल्स के लिए कंपलसरी है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में कि जो बच्चा 20 साल से ऊपर का है वो ऑफ कोर्स आएगा आर्मी के अंदर और अपना 3 साल 2 साल जो है मिलिट्री सर्विस के अंदर देगा, और ये कंपलसरी था ताकि इन लोगों की आर्मी भी डेवलप हो सके। देखो बाहर से तो किसी को लाना जरूरी है नहीं, तो जापान ने आर्मी डेवलप करी थी अपनी इस तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, द गवर्नमेंट सेट अप द लार्ज सिस्टम टू रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप, कंट्रोल मीटिंग, इम्पोज स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में कहा कि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी होगी, अगर सरकार के खिलाफ कोई फालतू बोलता है तो उस पर सेंसरशिप लगाया जाएगा। लोगों को अधिकार है, मीटिंग कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल मीटिंग कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो होगी उसको अलाउ कर दिया जाएगा। एंड देन एजुकेशनल रिफॉर्म में तो हमने देख ही लिया, सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हमने देखा कि इन लोगों ने किस तरीके से एक दैम्यों को दूसरे दैम्यों से कनेक्ट करने की कोशिश करी। कैसे कनेक्ट करा? इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे 1870 से 72 के बीच में रेलवे लाइन बिछानी चालू कर दी, और पहली रेलवे लाइन आप देख सकते हो इन लोगों ने टोक्यो से याकोहामा के बीच में इन लोगों ने डेवलप करी। तो टोक्यो और याकोहामा आपको एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें दिख जाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने कपड़ा उद्योग लगाना चालू करा, मशीनें लगानी चालू करी, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन से और अमेरिका से बिजनेस कर रहे थे, तो फैक्ट्रियों का सिस्टम इन लोगों को पता चल चुका था। तो एक अच्छी बात है। दूसरा, इन लोगों ने अपने बच्चों को कहा कि भैया एजुकेशन लेने के लिए बाहर की कंट्री, बाहर की यूनिवर्सिटीज स्कूल के अंदर ज़रूर जाओ, ये एक अच्छी बात थी। अपने बच्चों को इन लोगों ने बाहर भेजना चालू करा ताकि जापान के छात्र जो हैं वो बाहर की टेक्नोलॉजी को, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सके। इवन इन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे बैंकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा करा। 1872 के अंदर ये सारी मेसी गवर्नमेंट कर रही है। जापान का एक नया बैंक इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। उसके साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, क्या है दोस्तों? द गवर्नमेंट हेल्प द कंपनीज लाइक मित्सुबिशी लिखा हुआ है एंड द सुमितोमो provided the subsidies and tax benefit to become the major ship builder। ये ऐसी बड़ी कंपनी थी जो उस समय पे शिप बिल्डिंग के लिए कंपनियों को पैसा दिया करती थी। तो प्राइवेट कंपनी भी ऐसा स्टेट में जियो और अंबानी जैसे लोग जो हैं और रतन टाटा जैसे लोग हैं वो बहुत बड़े लेवल पे देश को चला रहे हैं। तो जापान पे उस बहुत बड़े लेवल पे उस टाइम पे ये कंपनीज चलाती थी जो लोगों को सब्सिडीज दिया करती थी। इवन हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई, क्योंकि जब पैसा आने लग गया, प्रोस्पैरिटी बढ़ने लग गई, तो जनसंख्या भी बढ़ने लग गई थी। गवर्नमेंट इनकाउंटर माइग्रेशन एज द मेजर टू रिड्यूस द, और जनसंख्या बढ़ने के कारण ऑफ कोर्स रिसोर्स पे भी प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेजी गवर्नमेंट लगभग क्या कहते हैं 1912 तक चली थी, मतलब 1868 से लेके 1912 तक, 13-14 तक भी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं थी। तो मेजी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पे बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चालू हुए, जिसमें से इकोनॉमिक रिफॉर्म एक आप पार्ट कह सकते हैं, जिसमें से इन लोगों ने कैसे एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंडस्ट्रीज को डेवलप करा, रेलवे लाइंस को डेवलप करने की कोशिश करी, और बैंकिंग सिस्टम जैसे जो थे वो शुरुआत कर दी। तो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जापान के अंदर जब इंडस्ट्रीज बन रही थी तो ज्यादातर डिमांड जो थी वो उस टाइम पीरियड पे 1870 के टाइम पीरियड पे जहाँ एक
फैक्ट्री के अंदर 17,000 लोग काम करते थे, वहां 1913 तक आते आते 40 लाख लोग काम करने लग गए थे। अब 40 लाख लोग काम करने लग गए थे, तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको बस ये बता सकता हूँ कि उस टाइम पीरियड पर ज्यादातर बिजली के काम, मशीनरी के काम, ये सारी चीजें वहां पे बना करती थी। और जब ये सारी चीजें बना करती थी तो उस टाइम पीरियड पर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिलाओं को ज्यादातर काम करने के लिए बुलाया जाता था। कारण क्या था? कारण सिंपल सा ये था कि वो ज्यादा फालतू नहीं बोल सकती हैं, कम पैसों में काम कर सकती हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हैं। ये सिचुएशन उस टाइम पे जापान में चल रही थी 1870 से लेके 1913 तक या 12 तक रफली हम पकड़ के चले तो। अब क्योंकि मेंस को जॉब नहीं मिल रही है या मेंस कंगले बैठे हुए, कंगाल बैठे हुए हैं, तो उस समय प्रोटेस्ट भी हुए। और प्रोटेस्ट में आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे मॉडर्न जितने भी क्या कहते हैं फैक्ट्रीज थी, वो वुमेन्स से काम तो करा रही थी लेकिन मेन से काम नहीं करा रही थी। इसलिए 1860s या 1886 के टाइम पीरियड में एनसीईआरटी बताती है कि उस समय पे जापान में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। आम बात है, ये होते ही रहते हैं और ये होने भी लाजमी है। समय के साथ साथ सिचुएशन बदली और बदलने के बाद हमने देखा कि 1930 के दशक तक आते आते फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं वुमेन्स के कंपैरिजन में मेन की संख्या बढ़ने लग गई थी। तो इतना सा नॉर्मल है जो आपने समझना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा था, और जहां पर एनवायरनमेंट खराब होता है तो वहां पे कोई ना कोई तो व्यक्ति आता ही सामने है। उसमें से एक व्यक्ति है जिन्हों तनाका सोजो नाम इनका है, और इन्होंने 1897 के टाइम पीरियड पे ये बताया कि किस तरीके से फैक्ट्री का वाटर वेस्ट जापान की नदियों में गिर रहा है। जापान में वैसे भी नदियां कम है, पानी जो है वैसे भी इतना सही तरीके से लोगों को नहीं एक्सेस हो पाता। अगर वो भी प्रदूषित होता चला जाएगा तो भैया नॉर्मल इंसान जो है वो तो बलि का बकरा बनेंगे बनेंगे। इसलिए उस टाइम पीरियड पर भी कह सकते हैं कि 700-800 गाँव के लोगों को साथ में लेके इन्होंने उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं एक स्ट्राइक करा। एक तरीके का एक स्ट्राइक में इन लोगों ने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि औद्योगिक प्रगति के लिए आप आम लोगों की बलि नहीं, हमें आम लोगों की बलि नहीं देनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया कि देखो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आम लोगों की बलि तो नहीं दे सकते ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी वजह से जब 1912 के बाद नई गवर्नमेंट बनी तो इन्हीं व्यक्ति को, तनाका शोजो जिनका नाम है, इन्हीं व्यक्ति को उस समय की पार्लियामेंट के अंदर भी अपॉइंट करा गया। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे हस्ती जो है सामने आते हैं। और फिर मेजी गवर्नमेंट ने इस चीज़ों को और तेजी से बनाना चालू करा। मेजी गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा जो काम करा वो मेरे को लगता है कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एक पार्लियामेंट बनाई। उस पार्लियामेंट का नाम डाइट है। याद रखना, यहाँ पे अहर लिखा हुआ है, अहर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डाइट लिखना जरूरी था। डाइट गवर्नमेंट बनाई और डाइट गवर्नमेंट काफी लंबे समय तक पूरे के पूरे जापान में चली। और डाइट गवर्नमेंट आज भी जापान में चलती है, आज भी वहाँ की गवर्नमेंट का नाम डाइट गवर्नमेंट है। तो लेकिन दोज लीडर हु रिस्टोर्ड मेजी गवर्नमेंट कंट्रोल द पावर। मेन बात ये थी कि जैसे जैसे मेजी के लास्ट राजा आए या कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी रही, तो जो लास्ट में लोग बचे थे ना, वो सारी पावर्स को कंट्रोल करने लग गए थे। अभी तक जैसे होता है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू वोट वाला सिस्टम, ये अभी तक नहीं बना सही तरीके से। 1914 के बाद, 1912 के बाद जापान में परिस्थितियां चेंज होनी चालू होगी, सिचुएशन चेंज होना चालू होगी। और इस सिचुएशन चेंज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि जापान की पॉलिसीज में बदलाव आया 1914 से 1918 के बीच में। ये वही दौर था जब दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थी और जापान यही सोच रहा था कि अपने आप को डेवलप किस तरीके से करना है। तो नई फिलॉसफी जापान के अंदर, अब फोर्थ फ्रेज जापान में आएगा, याद रखना, पहले शोगुन्स, फिर तोकुगावा, एंड तोकुगावा के बाद आते हैं आपके मेजी लोग। और मेजियों के बाद जापान में सिचुएशंस बदलती है। और मेजी गवर्नमेंट के बाद आप कह सकते हैं दे फाउंड पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर्म द मिनिस्ट्रीज। लास्ट के टाइम पीरियड पे इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और लोगों ने, और मेजी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाने चालू करे। और ग्रेजुअली दे लॉस द पावर, नेशनल यूनिटी एंड कैबिनेट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन। और धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तो 1945 में थी, लेकिन उस टाइम पीरियड पे जब 1912-13 की बात हो रही थी तो धीरे धीरे जनता का विश्वास, कंट्रोल खत्म होने लग गया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेजी गवर्नमेंट को भी पावर से हटना पड़ गया। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, वो थोड़ा सा गलत बनाया इन लोगों ने। इसमें लिखा था सम्राट सेना का सेनापति था। यह व्याख्या की गई कि सेना और नौसेना के पास स्वतंत्र अधिकार होगा। तो सेना और नौसेना के पास जब स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा तो भैया कहानी तो बदलनी चालू हो ही जाएगी। तो इसीलिए
यहाँ पे 1889 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर डेट ओनली मिलिट्री जनरल एंड एडमिरल कुड बिकम द मिनिस्टर्स, मतलब सिर्फ मिलिट्री जनरल और एडमिरल जो होते हैं वही सिर्फ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ये कुछ रिफॉर्म्स ही एक तरीके के थे, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक मेजो की गवर्नमेंट चली नहीं और वो खत्म हो गई। तो वीडियो की देखो, जापान में ना हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि शोगुन्स के बाद तोकुगावा एंड देन मेजी गवर्नमेंट, मेजी गवर्नमेंट जो थी कब तक चली, लगभग 1900 लास्ट 1914 मान लेते हैं। अब 1914 से लेके लास्ट 1942-45 तक जापान इसी सोच में डूब रहा था कि अपने आप को किस तरीके से मॉडर्नाइज करना है, जापान को किस तरीके से दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने चाहिए, क्योंकि जापान की पॉलिसीज में सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रखी थी। अब ऐसी कंडीशन में जापान क्या करे क्या ना करे, वो सिचुएशन जापान के सामने आ रखी थी। अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत करी। पहला फिलोसफर जिसका नाम है क्या, मैं माफी चाहूंगा कि अगर मैं ना पढ़ पाऊं, इनको फुकुजावा युकीजी, फुकुजावा युकीजी कहा जाता है। बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। इनका विचार था कि जापान को एशिया से अलग हो जाना चाहिए या एशिया का पार्ट ही रहना नहीं चाहिए, और उसके बाद उनको पूरी तरीके से वेस्ट की तरफ या वेस्टर्न आइडियोलॉजी की तरफ या वेस्टर्न कंट्री की तरफ सोचना चाहिए, जैसा कि मेजी गवर्नमेंट की शुरुआती गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर सरकार सोचती थी, ऐसा इनका मानना था। दूसरे एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मिकिए शेतुश्री। उन्होंने तर्क दिया कि भैया हमें अगर अपने आप को डेवलप करना है तो यार हमारी सभ्यता है, अपनी प्रतिभा है, उसको डेवलप करो, उस पर काम करो, जरूरी है कि दूसरे को कॉपी करने की जरूरत है। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि ऐसा ही होना चाहिए। सेम हमने भारत में भी यही सोचा था। कुछ लोगों का ये मानना था कि वेस्टर्न लिबरलिज्म की फोकस करना चाहिए, हमें डेमोक्रेटेड बनना चाहिए, मिलिट्री को कंट्रोल करने के बावजूद मिलिट्री कंट्रोल करो लेकिन डेमोक्रेटेड भी बनो। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है इनका नाम है यूकी इमोरी। यूके इमोरी कहते हैं कि सरकार आप चलाना चाहते हो आने वाले समय पे, या पूरे जापान को सही तरीके से देखना चाहते हो, तो भैया गवर्नमेंट स्टैब्लिश करो, और वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। मेजी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशनल थी पर वो नामात्र थी, कोई फायदा था ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में यहाँ पे अब आपने फोकस करना है कि भैया अब हमें ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल देश बने। तो ये सिचुएशन थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया राइट टू वोट होना चाहिए पर वुमेन्स को भी वोट देना चाहिए। हमारे जापान में तो नहीं था उस टाइम पीरियड पे, और यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे सिचुएशन बदलनी चालू हो गई। लोगों की डेली लाइफ में परिवर्तन आने चालू हो गए। जैसे अमेरिका के अंदर वीकली पेमेंट मिलती थी, मंथली पेमेंट नहीं मिलती थी, तो वीकली पेमेंट मिलती थी, वो चालू हो गई वहाँ पे। इवन वहाँ पे मैं कह सकता हूँ लोग मॉडर्नाइज होते चले गए। वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, पैटर्नल सिस्टम के अंदर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के अंदर लोग रहने लगे, यानी कि शादी के बाद बच्चा अलग रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे घर के सामान जो थे मनोरंजन के, वो नए सामान की मांग पैदा होनी चालू हो गई, क्योंकि बिजनेसेस बहुत तेजी से बढ़ गए थे और लोग न्यूक्लियर फैमिली के अंदर रहने लगे थे। इसीलिए हम कह सकते हैं नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करा गया पूरे जापान के अंदर। बैंकिंग सिस्टम तो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका था, नए सिक्कों को लाया गया जापान के अंदर। ये सारी चीजें एक अच्छी चीज को दिखाने की कोशिश करती है। इवन जापान ने अब जैसे जैसे अपने आप को डेवलप किया, तो जापान ने कहा कि चाहिए भैया थोड़ी सी टेरिटरी को बढ़ाया जाए। जापान बहुत छोटा सा है, तो जापान ने चीन के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, जापान ने कोरिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, ताइवान के ऊपर। जापान चाहता था कि नई टेरिटरीज को बनाया जाए। तो जापान ने ऑफकोर्स एशिया में जो चीन है उसके साथ युद्ध लड़ा, उससे बहुत सारे युद्ध लड़े भी, और इवन उसकी वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गया। एक सेकेंड, जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि चाइना की मदद करने वाला यूएस था, और यूएस का जो नियरिंग सेंटर था वो जापान के पास सिचुएटेड था। जापान ने चाइना से बदला लेने के लिए यूएस का पर्ल हार्बर जो बिल्कुल उसके पास पड़ता था, मैप में देख सकते हैं, ये पर्ल हार्बर, ये यूएस है, यूएस का ये पर्ल हार्बर एक छोटा सा द्वीप है, इसके ऊपर जापान ने अटैक कर दिया क्योंकि वो चाइना को गुलाम बनाना चाहता था, तो उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया। अब इसकी वजह से अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो जहां जापान अपनी टेरिटरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वहां 7 दिसंबर 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करके उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी हुई है, पीछे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, जरूर जाके वॉच आउट करिएगा, डीपली चीजें आपको समझ में आएगी। अब उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने खुद जापान के ऊपर उसके बाद न्यूक्लियर बम बनाया, और 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम लॉन्च कर दिया। और आप कह सकते हैं कि कम से कम 1.5 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी की टोटल कैजुअलिटी की बात करी जाए तो ये बहुत बड़े लेवल पर मैं कह सकता हूँ नरसंहार था, कि जो पूरी जर्मनी में आज तक हिटलर ने ज्यूइश लोगों के साथ नहीं करा। और इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किया।
कर दिया उन्होंने। ओपनहाइमर मूवी आई थी, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने बनाया था ये बम और पहली बार अमेरिका ने लॉन्च कर दिया। कोई जूइश बंदा था जिसने बम बनाया था, देख रहे हो, तो ये लॉन्च कर दिया गया। देन फाइनली हम कह सकते हैं कि उसके बाद पूरे के पूरे जापान के अंदर एक नया क्लोज लागू करा गया, वो है आर्टिकल नंबर 9 जापान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लागू हुआ। और वो ये था कि जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 में न केवल अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में बल के उपयोग को रोकना है, बल्कि जापान को सेना, नौसेना, वायुसेना बनाए रखने में भी रोकता है। क्योंकि जो अमेरिका था ना, वर्ल्ड लेवल पर उसकी मोनोपोली बहुत तगड़ी थी, उससे फालतू कोई नहीं बोल सकता था। क्योंकि 1945 के बाद तो अमेरिका पूरी दुनिया पे छा चुका था, कोल्ड वॉर चालू हो चुका था, रशिया और यूएसए के बीच में थोड़े से तनाव पैदा होने लग गए थे। लेकिन हमें लगता था कि जापान को लगता था, सॉरी, कि आर्टिकल नंबर 9 जो है वो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल नंबर 9 तो होने नहीं चाहिए भैया, अगर हम पे हमला हुआ है तो हम भी तो हमला बदले में करेंगे। लेकिन यहाँ पे संविधान में आर्टिकल नंबर 9 इनके क्लॉज में डाला गया और ये कहा गया कि देखो भैया, अब ना क्या कहते हैं, अगर आपको डेवलप करना है अपने आप को तो आर्टिकल नंबर 9 को तो फॉलो करना जरूरी है। आप अब अटैक नहीं कर सकते किसी के ऊपर, समझ रहे हो, किसी के ऊपर अटैक करोगे तो फिर तो दिक्कत है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा सा है। लेकिन अब जापान के अंदर सिचुएशन यही थी कि ठीक है भैया, हमारे पर तो बॉम्बिंग हो गई, हमारी हालत ऐसी होगी कि अब कई टाइम तक तो हम दोबारा से रीस्टैब्लिश हो ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम करें क्या? तो 1943 के अंदर जब 1941 में तो उन्होंने अटैक कर दिया, तो उसके बाद जापान थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो रहा था, लेकिन उस समय लोगों पे बहस यही चालू थी कि अगर अब जापान को मॉडर्नाइज होना है तो क्या वो वेस्ट कंट्री की तरफ जाए या ईस्ट कंट्री की तरफ जाए या एशिया की तरफ जाए, कहाँ की तरफ जाए? तो एक व्यक्ति है जिनका नाम आप कह सकते हो निशितानी कीजी, कीजी पढ़ लेते, कीजी थोड़ा सा इजी है। इन्होंने कहा कि देखिए भैया, आपको ना रिबर्थ करना पड़ेगा, जैसा इटली के अंदर हुआ था, सुधार करना पड़ेगा और नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर फोकस करने की जरूरत है अगर आपको अपने ऊपर फोकस करना है तो। ठीक है, ये एक अच्छे बहुत बड़े फिलोसफर थे, इसलिए तो फिलोसफी इनकी एनसीईआरटी में दी गई। उन्होंने तर्क दिया कि जापान के अंदर इतनी अपनी मॉरल एनर्जी है, नैतिक ऊर्जा है, जिससे वो बच सकता है अमेरिका का गुलाम होने से, बच सकता है दूसरी कंट्री का गुलाम होने से। इवन उसको अपने नए तरीके से ग्रेटर ईस्ट एशिया बनाने की जरूरत है। उसकी एक ड्यूटी यही है कि अपने आप को और अच्छे तरीके से डेवलप करे। इसीलिए 1960s के टाइम पीरियड में अब डेवलपमेंट चालू हो गया। जापान ने सबसे पहले क्या करा, कुछ सिलेक्टेड ट्रेड यूनियंस बनाई। जापान ने कृषि सुधार करने चालू करे। जो मोनोपोलिक सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स की थी, कॉर्पोरेट सोसाइटीज की थी, उनको खत्म करना चालू करा। एक अच्छी बात इन्होंने ये करी। इवन उन्होंने उस टाइम पीरियड पे 1946 के बाद जनरल इलेक्शन करने चालू करे, जिसमें लोगों को राइट टू वोट देना चालू करा। तो आप कह सकते हैं कि 1946 में नई तरीके से संविधान बना और उसी टाइम पीरियड पे 1946 के अंदर राइट टू वोट वुमेन को मिला। और पहले उस टाइम पीरियड पे राजनीतिक दल जो है, आप देख सकते हो, योशिदा नाम है, उस टाइम पे पहले इलेक्टेड जो राइट टू वोट के तहत चुने गए थे वो ये थे। एक अच्छी बात है यहाँ पे। और उसके बाद तो आप कह सकते हैं कि जापान के इकोनॉमिक को रीबर्थ होना चालू हो गया। कैसे? ये मेरिकल ही हो सकता है, आप कह सकते हैं। हुआ ये था कि जापान की इकोनॉमिक बूस्ट कैसे हुई, कोरिया और वियतनाम का वॉर हुआ, जिसमें जापान ने कोरिया की मदद करी, तो उससे उसे पैसा बहुत तगड़ा मिला, और पैसा मिला तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक तो ग्रोथ होगी। उसके बाद 1946 के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुए। ओलंपिक जब हुए तो जापान की इकोनॉमिक जो है ऑफकोर्स बूस्ट करेगी। तो ये एक जीता लगता एग्जाम्पल ही है कि जहां पर 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम घुसेड़ दिया, 2.5 से 2 लाख लोगों को मार दिया, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने अपने आप को ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया कि टोक्यो ओलंपिक करके दिखा दिए। तो अपने आप में ही दिखाता है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, वहां के लोगों के अंदर किस तरीके से मॉरल वैल्यूज है, किस तरीके से नैतिक कर्तव्य उनके अंदर जुड़ा हुआ है। इवन उन लोगों ने हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स बनाने चालू करे, जो ऑफकोर्स जापानीज गवर्नमेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाता है। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो बहुत सारी बीमारीज भी होनी चालू हुई, बीमारियां होना चालू हुई। और बीमारियों के साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने फिर आंदोलन करने चालू करे, जो एक आम बात है। 1960 के अंदर आंदोलन चालू हुए थे बीमारियों को लेके। उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्रेशर ग्रुप बने, डिमांड को रखा गया, समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करी गई। 1970 के अंदर प्रदूषण के ऊपर काम हुआ। 1980 तक आते आते एनवायरमेंटल इश्यूज को रेगुलेट करने लग गई सरकारें, और फिर उस तरीके से काम होने लग गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे अगर 2000 के बाद देखा जाए तो जापान काफी हद तक एक लीडिंग कंट्री बन चुका है, एक डेवलप कंट्री है। जापान का कोई भी तोड़ नहीं है एनिमेशन के अंदर।
इतना अच्छी तरीके से वो एनिमेशंस करता है जापान, और इतना सही तरीके से ना। और जापान वर्ल्ड टाइम एट प्रेजेंट टाइम पे देखे इसकी पोजीशन, तो टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पॉलिटिकल चैलेंजेस होने के बावजूद भी जापान काफ़ी डेवलप्ड कंट्री में से आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जापान। जा रहे हैं हम लोग किसके बारे में, अब हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में। पिछली क्लास में हमने जापान से रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली थी, और अब हम एक एक करके चाइना के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, चाइना के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारी कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। एग्जाम्पल के लिए ये चाइना की ज्योग्राफी, जैसे हमने जापान की ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करी थी, वैसे ही हम चाइना की ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चाइना के बारे में अगर आप देखो तो बहुत बड़ा वास्ट कॉन्टिनेंट है। ऑफकोर्स क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा लैंड मास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मेजर रिवर येलो रिवर दिखाई दे रही होगी आपको, यात्सिंग करके एक रिवर है, पर्ल रिवर है, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, हिंदी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका अलग अलग है, तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माउंटेन रीजन है, मतलब काफी हिस्सा माउंटेन से कवर है, तो इट मींस यहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्स भी है, यानी कि खनिज पदार्थ भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं। तो ये आपको तिब्बतन प्लेटोज ये सब देखने को मिलेगा। एंड देन अगर एथनिक ग्रुप की बात करें, यानी कि किस जाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे हान चाइनीज लोग यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए हान करके समथिंग यहाँ पे नाम हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें फूड की, तो ये फूड के बारे में काफी अच्छा यहाँ पे डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ चीजें मिस है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। जैसे कि लैंग्वेज को लेके एक कैंटोनीज करके लैंग्वेज है, ऑफकोर्स वो माचू, यानी कि जब माचू एम्पायर वहां पे था तो उस टाइम पीरियड पे ये वाली भाषा भी बोली जाती थी। बाद में चाइनीज भाषा जो है धीरे धीरे करके इवॉल्व होती चली गई। फूड के बारे में पेस्ट्री वहां बड़ी फेमस है, डम्पलिंग, डिमसिम, राइस जापान का कल्चर है, तो जापान में फिश और राइस है, लेकिन यहाँ पे डम्पलिंग और डिमसिम काफी फेमस डिश मानी जाती है। तो जिसको नहीं पता है डिमसिम के बारे में, तो उसको मोमोस कहते हैं, है ना, हमारे यहाँ पे तो मोमोस कहा जाता है, बाहर की कंट्री में से डिमसिम कहा जाता है। तो थोड़ा सा आप इस पे फोकस कर लीजिएगा। अब पूरा का पूरा जो चाइना था ना, वो तीन बहुत बड़े मुद्दे से, यानी कि तीन बहुत बड़े टॉपिक से जूझ रहा था। पहला क्वेश्चन ये था कि सोवरेनिटी के ऊपर फोकस करना। सोवरेनिटी का मतलब किस तरीके से वो अपनी संप्रभुता, यानी कि ऐसा कोई एक्शन ले सके कि देश में फैसले लेने के लिए उन्हें किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये चाइना में काफी लंबे समय तक था और नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आप कह सकते हो एंड ऑफ ह्यूमिलेशन ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन। चाइना के ऊपर हमेशा दूसरे लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी, जैसे जापान ने भी कब्जा करा था। उसके बाद चाइना के ऊपर रशिया ने भी कुछ कुछ हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश करी थी। अंग्रेजी सरकार तो वैसे भी बैठी हुई थी व्यापार बिजनेस करने के लिए। और दूसरा था कि पूरे के पूरे चाइना के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट और इक्वालिटी को ला सके। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस इनके सामने थे, लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे किस तरीके से इन्होंने इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करी। अब जापान जैसे ही राजतंत्र में था, देखो जापान राजतंत्र में था, तो ऑफकोर्स चाइना भी राजतंत्र में ही होगा, राजा का तंत्र वहां पे जरूर होगा। तो जब राजा का तंत्र खत्म हो रहा था, राजतंत्र खत्म हो रहा था, तो लोगों को, चाइनीज लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अपने आप को किस तरीके से डेवलप करने की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल सी बात, यहाँ पे एक व्यक्ति है बहुत बड़े, यहाँ पे क्या कहते हैं, थिंकर, फिलोसफर आप बोल सकते हो। उन्होंने कहा पश्चिमी चुनौतियों का सामना करने के लिए नए और अलग तरीके के से पारंपरिक विचारों का उपयोग करें। दैट मीन्स दैट उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको डेवलप होना है तो डेवलपमेंट होने के लिए आप सभी लोगों को नए तरीके से अपने ट्रेडिशन को इवॉल्व करने की जरूरत है। आप किसी की कॉपी मत करो, कहने का मतलब सिंपल शब्दों में ये है। दूसरे सन्यात सेन आते हैं, सन्यात कहते हैं कि भैया हमें अपने आप को, सन्यात सेन कहते हैं कि अपने आइडिया से ही इंस्पायर करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है, ये रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी थे सन्यात सेन, आइडियाज फ्रॉम द जापान एंड वेस्ट। उन्होंने कहा कि हमें जापान से और ऑफकोर्स क्या कहते हैं, जापान से और दूसरा बात वेस्ट कंट्रीज से हमें आइडिया लेने की जरूरत है, उनके विचारों को हमें लेने की जरूरत है। फिर एक तीसरे लेवल पे आती है सरकार सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो पूरी तरीके से कहते हैं कि एज ऑफ इनइक्वालिटी एंड एक्सपेल ऑफ द फॉरेनर्स, यानी कि विदेशियों को निष्कासित करो और असमानताओं को समाप्त करो। मतलब पूरा का पूरा जो चाइना था वो तीन विचारधाराओं में बटा था। पहला कहा कि भैया अपना ही कल्चर इवॉल्व करो, जब राजा का टाइम पीरियड होता था। सन्यात सेन का टाइम पीरियड आया 1911 के बाद, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हमें जापान से और वेस्ट से सीखने की जरूरत है। और तीसरे आते हैं हमारे माओ ज़ेडोंग के फाउंडर, सीसीपी पार्टी के फाउंडर माओ ज़ेडोंग। उन्होंने कहा कि भैया अगर चाइना को डेवलपमेंट करने की जरूरत है तो चाइना को पूरी तरीके से फॉरेन जो अटैक्स हो रहे हैं चाइना के ऊपर, एक तो उन्हें खत्म करने की जरूरत है और समाज में बराबरी लाएंगे जब भी तो कुछ होगा ना। तो इसीलिए एक एक करके अब सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स, मतलब चाइनीज जो लोग थे 16 और 17 सेंचुरी में बाहर की कंट्री से टच में आए थे। जैसे पहली बात, क्रिश्चियन मिशनरीज, जेविस्ट लोग जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं चाइना पहुंचे थे, लेकिन ज्यादा कामयाब हो नहीं पाए। दूसरा, ब्रिटेन जो था वो अपना अफीम का व्यापार करने के लिए इनके पास पहुंचा था। तो तरीका क्या था दोस्तों,
तरीका ये था कि हमारी कंट्री के अंदर उस टाइम पीरियड पे इनकी कंट्री में चाय बहुत अच्छी मिलती थी, चाय चीनी मिट्टी के बर्तन ही बहुत अच्छे मिलते थे, और जब हमें इनसे खरीदना पड़ता था तो उसके बदले में हमें अपनी कंट्री का ही पैसा देना पड़ता था इन लोगों को। तो इससे क्या होता था कि हमारी इंडिया की कंट्री के अंदर जो पैसा था ना वो कहीं ना कहीं बहुत कम होता जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि यार अगर हम क्यों ना ऐसा कर सके कि भारत के अंदर अफीम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता है और चाइना के अंदर चाय बहुत अच्छी तरीके से पैदा होती है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम पैसों के बदले में चाइना को अफीम दे देंगे और उसके बदले में चाइना हमको चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन दे देगा। तो इस तरीके से हमारा पैसा भी बच जाएगा और उसके बाद अफीम भारत में वैसे भी बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्तर पे उगाई भी जाती है और वो सारा का सारा अफीम भी हमारा बिक जाएगा। तो ये आइडिया जो था ना उस टाइम पीरियड पे ओपियम वॉर में कन्वर्ट हुआ था। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जाइए एनसीईआरटी के कुछ ऐसे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करिए। हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। यहां से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानना है। क्या जानना है? एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम 1636 से लेकर 1911 के बीच में था। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है कि ऐसा तंत्र जिसमें सिर्फ राजा की चलती हो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब होता है? ऐसा तंत्र जिसमें राजा तो आ गया था लेकिन संविधान को मान रहा था। तो 1911 से संविधान को मानने वाली प्रक्रिया चाइना के अंदर चालू हो चुकी थी और ये दौर कौन सा था? ये दौर था सरियात सेन व्यक्ति का। तो याद रखना, एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम पीरियड पे चाइना के अंदर बहुत सारी डायनेस्टियां राज कर रही होंगी। अब एक डायनेस्टी का नाम मैं चिंग डायनेस्टी बना सकता हूँ, क्विंग डायनेस्टी बना सकता हूँ, मंचू डायनेस्टी बना सकता हूँ। ऐसी बहुत डायनेस्टियां 1636 से लेकर 1911 के बीच में 300 साल का टाइम पीरियड है। तो सोचिए अब कितने सारे लोग यहाँ पे आए होंगे जिन्होंने राज किया होगा। तो पहला अभी हमने क्या पढ़ा? पहला अभी हमने पढ़ा कि जब राजा का टाइम पीरियड था 1911 से पहले, तो उन्होंने खुद कहा था कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाना चाहिए, आर्मी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए, लोकल असेंबली जैसे पार्लियामेंट है वो बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए। याद करो जापान के अंदर मेजी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स करे थे, वही रिफॉर्म्स ये लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और उसके बाद चाइना को हमें कॉलोनाइज यानी कि गुलाम होने से बचाने की जरूरत है, ये आइडिया इन्होंने दिए थे। और उसके बाद फिर इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि नेशनलिज्म को पैदा करने की जरूरत है। ओके, नेशनलिज्म पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि हमें बहुत बुरा लगा था कि जब ब्रिटेन के लोगों ने इंडिया को गुलाम बनाया था और इंडियन लोग अपने ही इंडियन लोगों के ऊपर अटैक करते थे, तो ऐसे इंडियन जहां पे सिंपैथी नहीं है तो ये तो अपने लोगों के प्रति प्यार ही नहीं करते। तो ऐसे में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। क्या बोली? इन्होंने कहा जब चाइनीज लोग ब्रिटेन के लोगों से युद्ध करते थे तो उस टाइम पीरियड पे इंडियन सोल्जर्स हमारे चाइना के अंदर आते थे और युद्ध करके जाते थे, युद्ध कर लेते थे। लेकिन हम ना अपने अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली जड़ को हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उन लोगों को जो ऑर्डिनरी चाइनीज है, उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिशर्स लोग तो बड़े गंदे हैं, उन्होंने इंडियंस के दिल में ऐसा क्या भर दिया होगा कि उन्होंने अपने लोगों को ही मार दिया। जबकि ये लोग कहने लगे कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम एक नई थ्योरी बनाएंगे। और दिस इज द थ्योरी, आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे इंडिया में अशोका का धम्मा बनाया गया था, नया तरीके का धर्म बनाया गया था। ऐसे ही चाइना के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे जिन्हें हम कन्फ्यूशियंस बोलते हैं ना, नाम अजीब सा, माफी चाहूंगा मैं नहीं पढ़ पा रहा, कन्फ्यूशिज्म ये नाम है। इनके विचार क्या थे? इनके विचार थे कि सभी स्टूडेंट्स या सभी विद्यार्थी जो है चाइना के अंदर वो खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए, है ना, उनका दिनचर्या बेहतर होना चाहिए, परिवार के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, धर्म दर्शन सदाचार ये होना चाहिए, शिष्टाचार नियम, सारी जो गंदी चीजें हैं, बुराइयां हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है ना। तो ये चीजें ना, लोगों के प्रति काइंड रहना, ये कहां पे कौन से धर्म में कहलाता है? ये कन्फ्यूशियस एक तरीके का सिद्धांत है या प्रिंसिपल है जो पूरे चाइना में उस टाइम पे फैला था, जिस टाइम पीरियड पे राजा का शासन चल रहा था। और उस टाइम पीरियड से चाइनीज लोगों के अंदर ये भावना है। आज भी अगर आप देखो तो उनके सेंटिमेंट काफी ज्यादा है। सो इस तरीके से इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को इंडियंस लोगों की तरह क्रूर नहीं बनाएंगे, हम उनको भेजेंगे बाहर, जापानीज भेजेंगे, जापान भेजेंगे, नए आइडिया शेयर करके लाएंगे, ब्रिटेन फ्रांस जापान जाएंगे। और इवन उन्होंने कहा कि जब उनके बच्चे वहां से पढ़ के आए तो उन्होंने जस्टिस जैसे शब्द, अधिकार जैसे शब्द, और उसके बाद आइकोनोग्राफी स्क्रिप्ट होती है, ये सब इन्होंने सीखी। तो इट मींस दैट ये काफी हद तक कामयाब रहे और इनका एजुकेशन सिस्टम काफी बढ़िया रहा। उसके बाद रशिया के साथ जब इनका एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा होने लग गया तो रशिया के साथ 1905 में युद्ध हुआ था चाइनीज लोगों का, ऑफ कोर्स वो जमीन की टेरिटरी को बढ़ाने से रिलेटेड। तो जापान के जो लोग, सॉरी चाइना के जो लोग थे, वो उस टाइम पीरियड पे क्या करते थे? वो उस टाइम पीरियड पे चाइनीज जो लोग थे वो रशिया का काफी हद तक सिलेबस जो होता था उसे फॉलो करते थे। लेकिन इस युद्ध होने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट चाइना के अंदर रही। तो यूपीएससी का एग्जाम आप देख सकते हो, अभी मनोज तिवारी वहां पे होंगे, कोई मनोज तिवारी जो हमारे इंडिया के अंदर अभी फेमस चल रहा है,
तो उस टाइम पे मनोज तिवारी यहाँ पे भी चाइना में कोई होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया यूपीएससी का, तो यूपीएससी का एग्जाम दोस्तों हमने ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर एक समय राजा का टाइम पीरियड था चाइना के अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, यानी कि एक ऐसा तंत्र जहां पर मतलब जनता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, यानी कि राजा जो कहेगा सिर्फ वही नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे एक नई चीज हमारे सामने आती है, वो है सन्यात सेन। 1911 के अंदर पहली बार ऐसा देखा गया कि 1911 में फाइनली सन्यात सेन जो होते हैं वो एक नई तरीके की थ्योरी लेके आते हैं। सन्यात सेन बताते हैं कि किस तरीके से हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि संविधान होना चाहिए, संविधान के साथ साथ हमें नई नई चीजों को सीखने की जरूरत होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सन्यात सेन ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें उन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए जिससे पूरा का पूरा चाइना डेवलप हो। तो पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो 19 फाउंडेड बाय 10 अक्टूबर 1919। पार्टी का नाम कोमिंतांग पार्टी है, कोमिंतांग बोलते से कहें तो शॉर्ट फॉर्म में से KMT भी बोला जाता है। ओके, तो याद रखना कोमिंतांग पार्टी जो है वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, सन्यात सेन के द्वारा। अब जब ये फाउंड करते हैं तो ये अपने सामने 3 प्रिंसिपल को लेके आते हैं। वो 3 प्रिंसिपल आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, सन मिन चुई। सन मिन चुई, सन मीन्स होता है नेशनलिज्म, मिन मीन्स होता है डेमोक्रेसी, चुई मीन्स होता है सोशलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म कहा गया कि पूरी तरीके से हमें मंचू एम्पायर को खत्म करना है और जनता के बीच में एक तरीके से राष्ट्र की भावना लानी है। मिन का मतलब होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना। उसके बाद चुई का मतलब होता है सोशलिज्म, यानी कि ऐसा जिसमें कैपिटलिस्ट को हटाया जाए और कैपिटलिस्ट को हटाने के साथ साथ सरकार का कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर हो, तो ये सोशलिज्म कहलाया। और आपको पता होगा 1945 के बाद जब चाइना सही तरीके से स्टैब्लिश होता है तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही अपनाता है, यानी कि सोशलिज्म की तरफ ही फोकस कर पाता है। तो ये सन मिन च्यू का ही आधार था जिन्होंने ऑफ कोर्स पूरे के पूरे क्या कहते हैं चाइना को एक नई आइडियोलॉजी दी। लेकिन 4 मई 1919 में एक बीजिंग यानी कि वहां की कैपिटल के ऊपर एक धरना होता है दोस्तों। ये धरना क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट है। कारण ये है कि यहां से दिखाई देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बावजूद भी देश में हलचल बनी रही। हलचल क्या बनी रही, 4 मई 1919 को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की अगुवाई में हजारों छात्रों ने समूह शातुंग के प्रश्न पर विरोध प्रदर्शित करने के लिए विशाल धरना दिया। उन्होंने जापानीज दूतावास के सामने जमकर प्रदर्शन करा और चीनी सरकार के प्रतिनिधि मंडल को चीन और जापान के हाथों में गिरवी रखकर बेचने का आरोप लगाया। हुआ क्या था, देखिए अगर आप देखो तो 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। अब 1919 के अंदर अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो जापान ने चाइना की कुछ टेरिटरी को कैप्चर किया हुआ था। तो ब्रिटेन को चाइना से अगर अच्छे संबंध बनाने थे या दोस्ती करनी थी तो ब्रिटेन को करना ये चाहिए था कि जापान ने जो टेरिटरी चाइना के ऊपर एक्वायर करी उसे बचानी चाहिए, मतलब चाइना को दिलवा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इसीलिए 4 मई 1919 के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ब्रिटेन चाइना का दोस्त होने के बावजूद भी उसकी टेरिटरी वापस नहीं दिलाता है। तो भैया फिर अफीम का व्यापार आप कर ही रहे हो फिर, है? तो ये एक लॉजिक था। तो इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि जैसे ही उस टाइम पीरियड पे मतलब उस टाइम पीरियड पे जैसे ही क्या कहते हैं सन्यात सेन ऐसी चीजें करते हैं तो सन्यात सेन के ऊपर काफी क्वेश्चंस होते हैं, एलिगेशंस होते हैं कि आपने जापान के हाथों चाइना की सरकार को बेच दिया है इसलिए आप नहीं ले पा रहे। तो इसलिए बहुत सारे रेवोल्यूशनरी लोग जो थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, उन्होंने कहा कि सरकार को इन चीजों को भी ठीक करने की जरूरत है। जैसे सरल भाषा का उपयोग करना चाइना के लिए बहुत जरूरी है। पैरों में बंधन, पैरों में बंधन है ये गाना वो वाला नहीं, लेकिन ये वाला बंधन अलग है। ये इस तरीके से चाइना के अंदर कल्चर होता था पैरों के अंदर, और बाइंडिंग और फिटिंग होता था, बिल्कुल गलत था महिलाओं के लिए। दूसरा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ विवाह और आर्थिक विकास में समानताएं होना, ये चीज भी जरूरी थी कि विवाह में महिलाओं को डिवोर्स के लिए, मैरिज के लिए ये चीज बिल्कुल बराबरी का हक होना चाहिए और इकोनॉमिक इक्वालिटी तो होनी चाहिए। तो ये रेवोल्यूशनरी लोग कह रहे थे कि इस पे फोकस करना चाहिए, जबकि उस टाइम की सरकार भोजन पर, वस्त्र पर, आवास पर, परिवहन पर, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करती थी। तो सन्यात सेन को फाइनली मार दिया गया और कोमिंतांग पार्टी के जो फाउंडर थे वो मारे गए। तो जॉनी चंकाई शेक करके जो थे उनके मरने के बाद इस अभियान में आगे बढ़ता है। तो चंकाई शेक करके इनका नाम है, आप देख सकते हो। वहां पे कम्युनिस्ट कोमिंतांग जो थी, कोमिंतांग पार्टी, वो सन्यात सेन के मरने के बाद
चंगाई शेक के अंडर में जाती है। और चंगाई शेक इतने ही मतलब खतरनाक बंदे थे, इन्होंने काफी सारा पैसा चाइना का और चाइना का कुछ आर्मी लेके एक नई कंट्री स्टैब्लिश कर दी, वो ताइवान देश निकला। ताइवान के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इस एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि उसी टाइम पीरियड पे कम्युनिस्ट लोगों का अभियान भी चालू होता है। सीपीसी सरकार कैसे सामने आती है लोगों के, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम चंगाई शेक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जैसे ये फाउंड आते हैं, जैसे ये सामने आते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो इन्होंने क्या करा उस टाइम पीरियड पे, इन्होंने महिलाओं के 4 गुणों पे फोकस करा। जैसे वो उस समय पे चैरिटीज, अपीयरेंस, स्पीच, वर्क, ये सारी चीजों पे, महिलाओं के इन चीजों पे इन्होंने फोकस करने की कोशिश करी। इवन द गोमिंताक बेस्ड ऑन अर्बन एरियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ was slow and limited in the cities such as Shanghai which has become the center of modern growth। उस टाइम पीरियड पे संघाई जो था एक मॉडर्न ग्रोथ का सेंटर बना था चंगाई शेक के टाइम पीरियड पे। और उन्होंने पेकिंग के अंदर यानी कि वहाँ की कैपिटल के अंदर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी। जापान में कब की हो गई थी, यहाँ पे उसके बाद हुई 1902 के अंदर। तो ऑफकोर्स जैसा कि इन्होंने कहा था कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे यूनिवर्सिटीज में, तो इन्होंने कहा कि भैया अपनी खुद की यूनिवर्सिटीज बना लो, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि नई थिंकिंग की शुरुआत हुई, लोगों ने लिखना चालू करा, यानी कि मैं कह सकता हूँ जर्नलिज्म की शुरुआत चाइना में 1911 1901 तक आ चुकी थी काफी अच्छी तरीके से। और आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे लिखने की कला काफी फेमस हुई। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके चाइना जो था वो इन चीजों के अंदर काफी अच्छी तरीके से करने लग गया था। सन्यात सेन प्रोग्राम रेगुलेटिंग द कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड वाज नेवर कैरिड आउट। द पार्टी इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर रेदर देन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीसेंट्री। ऐसा देखा गया कि उस टाइम पीरियड पे जब चंगाई शेक थे वो जनता की प्रॉब्लम पे ज्यादा काम ना करते हुए मिलिट्री की अथॉरिटी ज्यादा जनता के ऊपर मतलब पूरी तरीके से बरसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कोमिंतांग पार्टी लंबे समय तक नहीं चली। फिर नई पार्टी सामने आती है और वो चाइना के अंदर ऐसी पार्टी बनती है जो प्रेजेंट टाइम पे भी वही पार्टी चल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक दौर आया था जिस टाइम पीरियड पे जापान की सरकार ने, जैसे कोमिंतांग पार्टी की सरकार चल रही थी और कोमिंतांग पार्टी की सरकार के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि सन्यात सेन थे और देन उसके बाद चंगाई शेक करके आए और उसके बाद काफी हद तक चंगाई शेक ताइवान के अंदर निकल जाते हैं और जापान के ऊपर जापान अटैक कर देता है चाइना के ऊपर। तो जापान इन्वेड चाइना इन 1937। इट वीकेंड द चाइना एंड डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। होता बस यही है कि जब जापान अटैक कर देता है चाइना के ऊपर तो वहां के लोकल लोग जो होते हैं, वहां के लोकल लोग, वहां पे होता ये कि जब कोई सरकार ही नहीं है तो फिर वहां पे उनकी लीडरशिप को चलाने वाला कौन होगा, है ना, कोई नहीं चला सकता। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जापान काफी हद तक चाइना को ओवरकम कर लेता है या उसको कैप्चर कर लेता है। 1937 के बाद ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और चाइना उस समय 2 क्राइसिस से जूझ रहा था। नंबर 1 इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिक स्थिति, जैसे कि मिट्टी का खराब होना, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड जैसी बीमारियां, फ्लड से होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स। उसके बाद सामाजिक आर्थिक बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से चाइना उस समय जूझ रहा था। तो उस टाइम पीरियड पे एक नई चीज हमें सामने देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। अब ये है क्या? इस समय जब कोई सरकार चाइना के अंदर नहीं है तो चाइना के अंदर नई सरकार, नए लोग इवॉल्व होंगे कैसे? तो 1919 में अगर आप देखो तो रशिया ने एक आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी थी। आपको पता होगा कोल्ड वॉर की शुरुआत हो रही थी और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्लास 12th में आपको ज्यादा अच्छा जानने को मिलेगा। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि पूरी की पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ कैपिटलिस्ट यानी कि यूएसए, एक तरफ कम्युनिस्ट यानी कि रशिया, यूएसएसआर जैसे बोलते थे। तो उन्होंने ना एक पूरी तरीके से एक पूरे दुनिया को प्रभावित करने के लिए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करा और इसे थर्ड इंटरनेशनल का नाम दिया। थर्ड इंटरनेशनल बोल लीजिए या कोमिंटर्न बोल लीजिए, कोमिंटर्न करके कुछ भी हो सकता है ये। अब ऐसी सिचुएशन जब हमें देखने को मिली ना, तो इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे चाइना को एक कह सकता हूं कि डूबती हुई नैया को सहारा मिला। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बोल लीजिए या कॉमन टर्म बोल लीजिए, जैसे तृतीय इंटरनेशनल 1921 से 1943 के बीच में चला। ये एक साम्यवादी संगठन है, पूरी कंट्री के अंदर ये कोशिश करता है साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाए। तो यहाँ पे यही हो रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और माओ जेडोंग उनके नेता थे। और माओ जेडोंग ने उस टाइम पीरियड पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बनाई, एक पार्टी बनाई, क्योंकि कोमिंतांग पार्टी सरकार जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही है
और कोमिंताक पार्टी जो है अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे है। सो दैट इज वाई यहाँ पे माओ जो है एक डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं, रेवोल्यूशनरी मेथड प्रोग्राम चलाते हैं, जहां पर कोमिंताक पार्टी की सरकार किसानों पे फोकस नहीं कर रही थी, वहां पर अब ये सरकार किसानों के ऊपर फोकस करना चालू कर देती है। तो ऑफ कोर्स जब किसानों के ऊपर फोकस करना चालू करेगी और जापान जो है वो चाइना को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो जापान को निकालने की भी कोशिश करेगी। तो इस कंडीशन में माओ जेडोंग जो है एक प्रोग्राम चलाते हैं। क्या प्रोग्राम चलाते हैं, कहां से शुरू करते हैं? जिंगिश करके एक जगह है, जिंगिश, देखो आप यहां दिखाई दे रहा होगा जिंगिश। तो एक अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं ये तो कोमिंताक के हमले से बचने के लिए 1928 से 1933 के बीच में जिंगिश में एक डेरा डालते हैं और अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं। और जापान के लोगों ने जितना कैप्चर करा हुआ है, peasant Soviet was formed, land were confiscated and redistributed among the peasant, and then he stopped purchase sale of marriage contract and simplifies divorce. अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस टाइम पीरियड पे, एक तो कोमिंताक पार्टी चल नहीं रही है, दूसरा कोमिंताक पार्टी इनके ऊपर अटैक भी कर सकती है क्योंकि उनकी अच्छी खासी आर्मी है, तीसरी प्रॉब्लम जापान चाइना के ऊपर अटैक करके बैठा हुआ है, उसे भी खत्म करना है। तो इन्होंने किसानों का इस्तेमाल करके, उनकी मदद से, किसानों का इस्तेमाल करके उनकी मदद से, आप देखोगे कि इन्होंने क्या करा, उनकी मदद से इन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करा और जिनशाई करके एक जगह है चाइना के अंदर, वहां से अपनी आर्मी बनाई और आर्मी के लोगों को निकल पड़े लेके। और ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहा गया, इसको लॉन्ग मार्च मूवमेंट कहा गया। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे माओ जेडोंग, उसके बाद जू एन लाई, जू दी, है ना, और ऐसे बहुत सारे नाम है, डेंग शियोपिंग भी इसके बाद में जाके लीडर बनते, चंकाई शेक तो थे ही, है ना। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लड़ाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में और चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। और उस समय पे जितने भी जापानीज लोग जो चाइना को कमजोर बनाने में लगे हुए थे, उनके खिलाफ एक तरीके से बैटल थी। इसको लॉन्ग मार्च बैटल कहा गया। इस लॉन्ग मार्च बैटल को 1934 से 1935 के बीच में चलाया गया। 6000 गोरिल्ला वॉर्स इसमें हुए और इसको कई माइल्स तक, शंघाई तक इसको चलाने की कोशिश करी गई। मतलब जहां तक भी मतलब जापानीज लोग कैप्चर करके बैठे हुए थे, वहां तक माओ जेडोंग और जू एन लाई के सभी ने मिलकर 1 लाख सैनिक निकाले। उसमें से 20% ही लोग जीवित बचे, लेकिन ऑफकोर्स इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, चाइना को बचा लिया था और जापान निकल चुका था। तो इस तरीके से मेन बात क्या थी, भूमि सुधार ठीक हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, जो फॉरेन लोग जो जापान से, मतलब जापानीज लोग जो चाइना पे अटैक कर रहे थे, वो खत्म हो गए, वो यहाँ से निकल गए। और उसके बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है वो स्ट्रांग हो गया, कोमिंताक जो है वो कमजोर पड़ गए। और उसके बाद इस वॉर के खत्म होने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है वो कैप्चर कर लेते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, सीपीसी की सरकार जो थी, वो पूरी तरीके से पावर में आ जाती है। वो पूरी तरीके से सीसीपी सरकार लेके आते हैं। ऑफकोर्स माओ जेडोंग की भी हत्या हो जाती है और वहां पे माओ जेडोंग के बाद यहाँ पर जू एन लाई, एक फर्स्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब नाम आप देख सकते हो, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था, अभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया। यानी कि 1959 से 65 के बीच में एक नए तरीके की डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है। असल में अक्टूबर 1, 1949 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर का नाम माओ जेडोंग ही था। उन्होंने इसका नाम रिक्रिएट करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। देखिए पीआरसी, पहले सीसीपी था, फिर बाद में पीआरसी हो गया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि 1911 से लेकर 12 तक सन्यात सेन थे और उसके बाद काफी लंबे समय तक किसी की सरकार नहीं थी। लेकिन उसके बाद माओ जेडोंग की सरकार आई थी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जू एन लाई बनते हैं और उस समय ये बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकार के हाथ में आनी चाहिए, एक अच्छी बात इन्होंने करी। प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड अबॉलिश्ड। उन्होंने कहा कि सरकारी सारा होगा भैया, प्राइवेट कुछ नहीं होगा, सब सरकार के हाथ में कंट्रोल रहना चाहिए। इसीलिए इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट चलाया। इसको पता नहीं हिंदी में ना लंबी छलांग वाला आंदोलन कुछ कहा जाता है, तो आप उसे ध्यान दीजिएगा। इन्होंने इस पे क्या फोकस करा, औद्योगिकरण, खेती और अर्थव्यवस्था, इन सब पे इन्होंने बहुत तेजी से सरकार की कंट्रोल में इन चीजों को करने की कोशिश करी। इसलिए इन्होंने 1958 में से लॉन्च करा था। इन्होंने इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी से डेवलपमेंट दिया। इन्होंने सभी लोगों के घर के पीछे स्टील फर्नेस
बैकयार्ड में लगाने की कोशिश करी। स्टील की भट्टियां होती है, जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे आप आयरन ओर लेके आओगे, उसके बाद आप लोहा पिघलाओगे, देन लोगों के पास लोहा मिलेगा, ऐसा कुछ होता है ना, फिर उससे बनेगा। लेकिन ये कहा गया कि भैया लोग अपने घरों के पीछे में लगाएं, सही रहेगा। और पीपल्स कॉमन्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जहाँ से जहाँ पर ज़मीन होगी वहाँ पे कलेक्टिवली सभी लोग एक साथ मिलकर खेती करेंगे। ये सब हमें देखने को मिला। पीपल कॉमन्स कुछ ऐसा होता है, ये आप देख सकते हैं। माओ जेडोंग ने उस टाइम पीरियड पे क्या रियलाइज करा कि जनता को एकजुट करने की जरूरत है, इसीलिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल पे फोकस करा, जैसे कि जनता को अपने जमीन के बारे में, मदरलैंड से प्यार होना चाहिए, जनता को लोगों से प्यार होना चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए, साइंस से प्यार होना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टी से प्यार होना चाहिए। दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे जो कम्यून सिस्टम है वो मॉडिफाई करा गया और बोला गया कि इंडस्ट्रीज को फैक्ट्री जो घरों के पीछे लगाने की सरकार सोच रही है, सही तरीका नहीं है ना, इससे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए ये चीज हमें देखने को मिली। कल्चरल रेवोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से पढ़े, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट हो जाता है। ये माओ जेडोंग ने कहा था कि कल्चरल रेवोल्यूशन होना चाहिए, जिसमें जिसमें जनता को अपने संस्कृति के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो रेड गार्ड्स उस समय स्पेशल बनाए गए थे ताकि वो चाइनीज कल्चर को इन्फ्लुएंस कर सके, चाइनीज कल्चर को ही पूरी तरीके से फैला सके। दूसरा कल्चर उनकी लाइफ में इवॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री के अंदर है ना कि मतलब सभी धर्मों के बारे में अच्छा सिखाया जाता है, ऐसे इनकी कंट्री में सिर्फ चाइनीज कल्चर के ऊपर। आप इनकी मूवी को उठा के देख लो, ये अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं बदलेंगे, कभी भी नहीं बदलते ये लोग, है ना। तो इसके लिए कल्चर रेवोल्यूशन चलाया गया था, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। माओ जेडोंग 1978 में आते हैं और कहते हैं कि भैया अब हमें मॉडर्नाइज होने की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस करा। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्या फोकस करा, उन्होंने कहा इंडस्ट्रीज में, साइंस में और एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री में हमें थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच अपनाने की जरूरत है ताकि हम लोग बहुत तेजी से डेवलप हो सके। और 1978 के अंदर ही डैंग शियोपिंग जो बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लेके आए ताकि बाहर का बिजनेस इनकी कंट्री के अंदर आए, इनकी कंट्री के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लग जाए और इससे लोग डेवलप हो जाए। उसके बाद इन्होंने 1982, जहाँ पे एग्रीकल्चर सरकारी नहीं था, सरकारी था, 1982 के बाद इसको प्राइवेट कर दिया गया। 1958 के अंदर आपको पता होगा ग्रेट लीप मूवमेंट के टाइम पीरियड पे सब कुछ सरकारी था, लेकिन सरकार को पता चला कि सारे काम हम नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेट भी होने चाहिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्राइवेट कर दिया, इंडस्ट्रीज को काफी हद तक प्राइवेट कर दिया और उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये बना दिया। 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन के अंदर जुड़े और इस तरीके से चाइना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया इंटरनेशनल लेवल पे। और आप कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इसका वेस्टर्न कंट्री के साथ चाइनीज का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से।